हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एल्काइन अमाइंस के फंडामेंटल और टेक्निकल को पूरे डिटेल में कि कंपनी क्या करता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है और करंट जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके बेसिस पे क्या कंपनी को अभी हमें खरीदना चाहिए या कंपनी को बेच देना चाहिए या साइड में रह के वेट एंड वॉच करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं ये कंपनी एनालिसिस का एक सीरीज चल रहा है जहां पे मैं जो कंपनी में अभी पोटेंशियल है उस कंपनीज का एनालिसिस करता हूं पूरे डिटेल में। और अगर इस सीरीज के बाकी सारे वीडियोस को देखना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा जहां पे कंपनी के जो रिसेंट शेयर स्प्लिट का न्यूज है वो पूरे डिटेल में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक ब्रोकर के थ्रू मैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करता हूं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से एक फ्री अकाउंट ओपन करके इस यूट्यूब चैनल के ग्रोथ कम्युनिटी का एक पार्ट बन सकते हैं, जिसके दौरान आप मुझसे डायरेक्टली 3 क्वेश्चन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में पूरे डिटेल में जान लेते हैं एल्काइन अमाइंस के फंडामेंटल और टेक्निकल को। चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट जान लेते हैं ये कंपनी क्या करता है। कंपनी बेसिकली एक इंडियन केमिकल कंपनी है और ये कंपनी वर्ल्ड वाइड है, यानी सारे वर्ल्ड में ये अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे सेक्टर में काम में आता है, जैसे कि सॉल्वेंट सेक्टर में, एग्रोकेमिकल सेक्टर में, वाटर ट्रीटमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर एंड टेक्सटाइल, फीड एडिटिव, रबर, वाटर ट्रीटमेंट और भी बहुत सारे सेक्टर में काम में आता है। और पर्सनल केयर प्रोडक्ट के सेक्टर में भी ये केमिकल बहुत ज्यादा काम में आता है, यानी कंपनी का बिजनेस बहुत सारे सेक्टर के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। और इनमें से अगर कोई भी सिंगल सेक्टर भी ग्रो करता है तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा, यानी कंपनी एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के स्वॉट एनालिसिस की तरफ। और अगर आप नहीं जानते हैं स्वॉट एनालिसिस क्या होता है और कैसे इसे किया जाता है तो मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना के रखा है स्वॉट एनालिसिस के बारे में, लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस में फर्स्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ईपीएस ग्रोथ कांस्टेंट हो रहा है। देख सकते हैं आप जून 2020 से दिसंबर 2020 तक लगातार इन्होंने अपना रेवेन्यू ग्रो किया है और जून 2019 से लगातार कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। और अगर बात किया जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो मार्च 2019 से कंपनी ने कांस्टेंट अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो किया है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस वजह से इतना ग्रो किया है वो हम लोग आगे जाके बात करेंगे। और अगर कहा जाए कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी मार्च 2009 से लगातार कांस्टेंट ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और उसके साथ कंपनी का जो बेसिक ईपीएस है वो भी कांस्टेंट ग्रो किया है मार्च 2019 से। तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस वो भी बहुत ज्यादा शानदार है। मार्च 2010 से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कांस्टेंट ग्रो किया है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो मार्च 2011 से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कांस्टेंटली ग्रो किया है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो वो भी मार्च 2011 से कांस्टेंटली ग्रो किया है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। नेट प्रॉफिट भी मार्च 2010 से लगातार कंटिन्यूअसली ग्रो किया है और ईपीएस भी उसके साथ साथ उसको फॉलो किया है। और अगर बात करें कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कंपनी के कोर बिजनेस से आ रहा है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। कंपनी का जो आरओए, आरओई, आरओसी है वो भी कांस्टेंट ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आरओए मार्च 2017 से लगातार ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, और आरओई भी मार्च 2017 से लगातार ग्रो कर रहा है। और जो आरओसी है वो पिछले 2 सालों से कंटिन्यूअली उसका मार्जिन ग्रो कर रहा है। तो इन तीनों सेगमेंट में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, यानी शेयर होल्डर का जो पैसा है या कंपनी का जो ओवरऑल एसेट है कंपनी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है कैश जनरेट करने के लिए और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। कंपनी का कैश कन्वर्शन डेज बहुत ही शानदार है जो लगातार ईयर ऑन ईयर घटता ही जा रहा है।
जैसे कि पिछले साल था 52 डेज, करेंटली है 45 डेज। और वर्किंग कैपिटल डेज भी मोर देन 5 मंथ्स कंपनी सरवाइव कर सकता है। यानी कंपनी अगर आज से रेवेन्यू जनरेट करना, प्रॉफिट जनरेट करना बंद कर दे तो कंपनी मोर देन 5 मंथ्स सरवाइव कर सकता है। और कंपनी जिस सेक्टर के अंदर काम कर रहा है वो भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है। और जो कंपनी का मेन कॉम्पिटिटर है वो है बालाजी एमाइंस, जिसका मार्केट शेयर मोर देन 50% है। और कंपनी का जो मेजर कस्टमर बेस है वो फार्मास्यूटिकल्स का है। और भी बहुत सारे सेक्टर के ग्रोथ के ऊपर कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करता है। जैसे कि मिस्टर पीटर लिंच ने अपने बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट के अंदर कहा है कि अगर किसी कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करता है और दूसरे किसी कंपनी के ग्रोथ के ऊपर, और अगर वो सेक्टर अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो इस कंपनी को उससे अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। और ये कंपनी इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा ऐसा कैश जनरेट कर सकता है जितना कैश वो ओरिजिनल सेक्टर जो ग्रो कर रहा है वो नहीं कर सकता। और ऐसा ही सेम केस बालाजी एमाइंस और एल्काइन एमाइंस के बारे में है। ये सेक्टर पूरा डिपेंड करता है, या आप स्पेसिफिकली कह सकते हैं ये जो कंपनी से पूरा डिपेंड करता है दूसरे किसी सेक्टर के ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि ये कंपनीज बहुत सारे सेक्टर के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है और बहुत सारे कंपनीज को अपना जो केमिकल प्रोडक्ट है वो बेचता है। और अगर बात करें कंपनी के एक मेन स्ट्रेंथ के बारे में तो करेंटली मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अभी बहुत कम है। कंपनी का करंट एलिफेटिक एमाइंस प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी है 80 to 90% केटीपी है, यानी किलोटन पर एनम, जो मार्केट के डिमांड के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। और कंपनी का करेंटली एसीटोनाइट्राइल प्रोडक्शन करने का जो कैपेसिटी है वो है 12 केटीपी है, यानी किलोटन पर आवर, जो मार्केट के डिमांड के हिसाब से भी बहुत कम है। तो इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी का जो करेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मार्केट के डिमांड से इतना कम है कि कंपनी अगर फर्दर फ्यूचर में एक्सपेंड करना चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। और करेंटली कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मोर देन 90% अभी वर्केबल है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ वीकनेस के बारे में। तो कंपनी का जो फर्स्ट वीकनेस है वो है एक्सपोर्ट मार्केट करेंटली बहुत ही वीक है। आप जानते हैं ग्लोबली अभी एक्सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है इस पैंडेमिक की वजह से, यानी कोविड-19 की वजह से, और उसका इफेक्ट कंपनी के एक्सपोर्ट में देखने को मिल रहा है। और जो नेट कैश फ्लो है वो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी अपना R&D पे बहुत सारा खर्चा कर रहा है। और कंपनी के शेयर प्राइस में अभी जो मेन वीकनेस है वो है बहुत सारे स्पेकुलेटर अभी कंपनी के स्टॉक को स्पेकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और इसके बारे में आगे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो कंपनी में स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज भी अभी मौजूद है, जैसे कि कंपनी शिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट लाइन में, और बहुत सारा कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कंपनी में मौजूद है। कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट मींस जो सेक्टर में जिस तरीके का केमिकल की जरूरत है कंपनी उस कंपनी के जरूरत के हिसाब से अपना प्रोडक्ट लाइन तैयार कर रहा है। और कंपनी के बोर्ड ने रिसेंटली यानी Q3 के रिजल्ट के बाद बहुत सारा कैपेक्स करने का फैसला लिया है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का फैसला लिया है, जहां पे आगे आने वाले 2-3 सालों में 300 से 350 करोड़ तक वो लोग खर्चा करने वाले हैं अपने एडिशनल कैपेसिटी को बढ़ाने और न्यू प्लांट लगाने में, जहां पे एडिशनल कैपेसिटी के ऊपर 30 to 40% के आसपास खर्च किया जाएगा। और बाकी जो कैपेक्स है वो फाइनेंशियल ईयर 22 to 23 में खर्च करने वाला है कंपनी 150 से 200 करोड़ के आसपास। और कंपनी का प्लान है ये सारा खर्चा करने के लिए कंपनी कोई बोरो नहीं करेगा, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग जो रिजर्व है वहां से ही खर्चा करेगा, जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक अच्छा बात है। और इससे कंपनी आगे आने वाले जो नए डिमांड है या नया कस्टमर बेस है वो भी कंपनी अच्छे तरीके से हैंडल भी कर सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं इस कंपनी को फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट करेंटली बहुत ज्यादा डिमांड में है और फ्यूचर ग्रोथ भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर का बहुत ही अच्छा है और पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ऑलरेडी अपना कैपेक्स अनाउंस कर दिया है, जिससे कि पता चलता है आगे आने वाले टाइम पे कंपनीज को एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो उससे इस कंपनी को भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी का जो मेजर कस्टमर बेस है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। और अगर बात करें इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का तो 2019 में था $178 बिलियन का, जो एज्यूम किया जा रहा है 2025 तक $304 बिलियन का हो जाएगा, जो CAGR 9.3% से ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। और बहुत सारे एनालिटिस्ट ये भी एज्यूम कर रहे हैं 2025 के बाद से ये 9% पर एनम के हिसाब से ईयर ऑन ईयर ग्रो करेगा।
और अगर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें, कंपनी अभी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है अपना जो प्रोडक्ट रेंज है वो बढ़ाने के लिए, और कंपनी करेंटली अपना बहुत सारा पैसा R&D पे खर्चा कर रहा है, जिससे कि कंपनी का एक शार्प मोटिव हम लोगों को मिल रहा है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और कंपनी का R&D मैक्सिमम चल रहा है एमिनाइजेशन और हाइड्रोजनरेशन केमिस्ट्रीज के ऊपर, जिसका फ्यूचर पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है। और कंपनी जो अपना एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंड करना चाहता है धीरज में, वो सितंबर 2021 में उसके ऊपर काम चालू हो जाएगा, यानी वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी एज्यूम कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 के सेकेंड क्वार्टर के बाद। कंपनी के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ बहुत सारा थ्रेड्स भी मौजूद है, जैसे कि हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ने से कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें बहुत सारा इफेक्ट आ रहा है। और अगर आगे आने वाले टाइम पे अगर ये रॉ मटेरियल्स कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाए तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में और भी बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को हम लोगों को मिल सकता है। और हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा था कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज है वो धीरे धीरे करके कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, मगर ये प्रॉफिटेबिलिटी कितने देर तक सस्टेन कर पाएगा वो हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल्स का जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और कंपनी का जो पिछला रिकॉर्ड है वहां पे रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट उतना हाई नहीं था, जिसके दौरान कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज है वो उतना ज्यादा था। बहुत सारे कंपनी के साथ साथ इस कंपनी के अंदर भी सप्लाई चेन का एक प्रॉब्लम है, यानी लॉजिस्टिक का एक प्रॉब्लम है। अभी कोविड-19 के टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट का जो सप्लाई चेन है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिससे कि कंपनी को एक थ्रेट मिल रहा है। और दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई चेन की वजह से हो सकता है या डोमेस्टिक डिमांड की वजह से हो सकता है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो उसका डिमांड अभी वीक है इंटरनेशनल मार्केट में। और कंपनी अपना बहुत ज्यादा पैसा अपने एक्सपेंशन में खर्च कर रहा है, और कंपनी का अभी मेन मोटिव ये बन रहा है कि कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट शेयर गेन करना चाहता है, और जहां पे कंपनी को प्राइसिंग का एक थ्रेट भी मिल सकता है। यानी मैंने पहले ही बताया मार्केट में जो मेजर टू प्लेयर्स है, एक है बालाजी एमाइंस और दूसरा है एल्काइन एमाइंस, तो ये दोनों ही अपना जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रहा है, और दोनों के कैपेसिटी बढ़ाने का मेन मोटिव ये है मार्केट शेयर गेन करना। तो मार्केट शेयर गेन जब करने जाता है एक कंपनी और कॉम्पीट करना चाहता है दूसरे कंपनी के साथ, तो तब प्राइसिंग में एक फॉल आता है, यानी वहां पे प्राइसिंग कंसिडरेशन हो सकता है। तो कंपनी का प्रोडक्ट अभी जिस प्राइम प्राइस में कंपनी बेच रहा है, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी इसका एक बड़ा इफेक्ट पड़े कंपटीशन की वजह से। तो ये भी कंपनी के लिए एक मेजर थ्रेड है। और कंपनी के अंदर जो और एक थ्रेड है वो है कंपनी का जो ईयर एंड ईयर ट्रेड रिसीवेबल्स है वो बढ़ रहा है, तो ये कंपनी के लिए आगे आने वाले टाइम पे एक थ्रेड भी हो सकता है। मगर यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, कंपनी का जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिस परसेंटेज से रेवेन्यू बढ़ रहा है, उस परसेंटेज के हिसाब से जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो भी बढ़ रहा है। तो जब ये ट्रेड रिसीवेबल्स रेवेन्यू के अगेंस्ट में और भी फास्ट तरीके से बढ़ेगा, तब ये बहुत ज्यादा डेंजर सिग्नल होता है। मगर अभी अगर कहें तो ये उतना ज्यादा थ्रेडिंग नहीं है। तो कंपनी के करंट फंडामेंटल को देखते हुए और इकोनॉमी का फंडामेंटल और ग्लोबल जो पोजीशन है कंपनी का और मार्केट साइज और कंपनी का जो मार्केट शेयर, उसको देखते हुए कंपनी को मैं 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, क्योंकि कंपनी का जो बढ़ने का पोटेंशियल है वो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और मार्केट में इस कंपनी के अगेंस्ट में या कहे तो इस सेक्टर के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। तो 9 आउट ऑफ 10 ये कंपनी सेक्टर की वजह से और अपना जो बिजनेस मॉडल है, प्रोडक्ट लाइन है, उसकी वजह से डिजर्व करता है। तो अभी मेन बात यह है, कंपनी के करंट प्राइस एक्शन के बेसिस पे या करंट प्राइस लेवल पे क्या कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए। तो चलिए उसे जानने के लिए हम लोग थोड़ा कंपनी के चार्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने पिछले 2-3 दिन में बहुत बड़ा मूव लिया है यहाँ पे। तो कंपनी को अगर देखा जाए, कंपनी के पीई के हिसाब से जो पीयर्स कंपनी का पीई है वहां पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो कंपनी ओवरबॉट जोन में है। कंपनी अभी टेक्निकल के हिसाब से देखें तो आरएसआई भी कंपनी के ओवरबॉट जोन में है। कंपनी का यहाँ पे मूव भी बहुत बड़ा कंपनी ले चुका है ऑलरेडी। और कंपनी के पीबी को देखें तो कंपनी का पीबी अपने बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा है, मोर देन 10 टाइम्स से। तो इस सिचुएशन में कंपनी के करंट प्राइस एक्शन को और कंपनी के वैल्यूएशन को देखते हुए मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अभी ओवरबॉट जोन में है। और कंपनी कितना भी बड़ा मूव ले और कितना भी अच्छा फंडामेंटल वाला हो, वो कहीं जाके थक जाता है, बायर कहीं जाके थक जाता है, तब
सेलर फॉर्म में आता है, और जब सेलर फॉर्म में आता है ना तो बायर से ज्यादा एक्टिव होता है, यानी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही क्विकली गिरता है। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही ऊपर गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस अभी गिर भी रहा है। तो कंपनी का नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है वो 7000 के आसपास, उसके नीचे 6400 के आसपास और उसके नीचे 6300 के आसपास। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या एक स्विंग ट्रेडर हैं, मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कंपनी के शेयर प्राइस को किसी सपोर्ट तक आने दे, और उस सपोर्ट से जब कंपनी का शेयर प्राइस बाउंस करेगा और पिछले दिन के हाई को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ के ऊपर जाके क्लोज करेगा, वही होता है एक अच्छा प्रॉफिट करने का मौका, या आप कह सकते हैं नए फ्रेश पोजीशन बनाने का मौका। और अगर आप ऑलरेडी इस शेयर में इन्वेस्टेड है तो कंपनी के शेयर को बेचिए मत, क्योंकि कंपनी का जो बनने का पोटेंशियल है वो बहुत ही अच्छा है। और अगर बात किया जाए कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 4-5 दिनों में इतना सारा बढ़ क्यों गया, तो देखिए इसके पीछे 2-3-4 रीजन है। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 का जो केस है वो पिछले 1-2 महीने से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके लिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मेडिसिन का भी डिमांड बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गया है। और ये एल्काइन अमीन्स अपना प्रोडक्ट मैक्सिमम मेडिसिन सेक्टर में या आप कह सकते हैं फार्मा सेक्टर में बेच रहा है। तो जो इन्वेस्टर है वो अभी ऑप्टिमिस्टिक है कि अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इतना ज्यादा ग्रोथ आया है तो इस कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ आ सकता है। और दूसरा वजह है रिसेंटली कंपनी ने अपने कंपनी का स्टॉक स्प्लिट करने का फैसला लिया है या अनाउंस किया है, तो इससे भी इन्वेस्टरों को बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो यहाँ पे एंट्री ले चुका है, जो स्कैल्पर है वो यहाँ पे एंट्री ले चुका है। और कंपनी के करंट प्राइस एक्शन को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि कंपनी का जो फ्री फ्लोट शेयर है वो अभी ज्यादा अवेलेबल ना होने के कारण, कंपनी के अंदर एक शेयर का डिमांड छोटा सा क्रिएट होने के कारण कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इतना ज्यादा मूव किया है। और यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस बनने का एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म जो मैनिपुलेटर है, जो स्कैल्पर है, वो यहाँ पे एंट्री लिया था और स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा डिमांड क्रिएट किया था, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर चला गया। अगर हम लोग इसे कंफर्म करना चाहे तो कंपनी के जो डिलीवरी परसेंटेज है पिछले दिन का वो देख सकते हैं। तो आप अगर देखें कंपनी का जो पिछले दिन का शेयर डिलीवरी परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, 14.5%। तो अगर एक कंपनी के अंदर इतना ज्यादा प्राइस एक्शन हो रहा है, कंपनी का शेयर प्राइस इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहां पे डिलीवरी परसेंटेज भी हाई होना चाहिए, मगर यहाँ पे नहीं है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है यहाँ पे स्कैल्पर काम में आ रहा है, यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म मैनिपुलेटर है वो काम में आ रहा है। तो आप अगर इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं तो शेयर को मत बेचिए। अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कंपनी के शेयर प्राइस को एक सपोर्ट तक आने दे। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कंपनी के शेयर प्राइस को एक सपोर्ट तक आने दे, उसके बाद ही खरीदने की कोशिश कीजिए। तो अभी टाइम है उस बोनस पॉइंट का। बोनस पॉइंट में यहाँ पे है कंपनी ने रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट करने का एक अनाउंसमेंट किया है, जहां पे कंपनी 5:2 में फेस वैल्यू के वैल्यूएशन पे अपना स्टॉक स्प्लिट करने वाला है। इसका सिंपली मतलब ये है अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपको 5 शेयर मिलेगा, यानी अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 2.5 मिलेगा। मगर 2.5 तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है, 2.5 कोई भी नंबर नहीं होता है। तो आपको आपके अकाउंट में अगर 1 शेयर है तो आपको 2 शेयर मिलेगा, और करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से जो 0.5 शेयर का प्राइस होगा वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास 1 शेयर है और आपके अकाउंट में 2 शेयर क्रेडिट होता है, और उस दिन जिस दिन ये स्टॉक स्प्लिट होने वाला है वो उस दिन का करंट मार्केट प्राइस है 1000 रुपया, तो 0.5 के हिसाब से आपके अकाउंट में 500 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। और कंपनी का जो एक स्प्लिट डेट है वो है 11 मई 2021 और जो रिकॉर्ड डेट है वो है 12 मई 2021। तो अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए तो आपको शेयर 8 तारीख के अंदर ही खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि T+2 डे होता है कंपनी के सेटलमेंट में, यानी शेयर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने के लिए, यानी एक अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में जाने के लिए। और अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है और आप इस बेनिफिट को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप इस शेयर स्प्लिट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर वीडियो में यूज किए गए कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, या अगर आने वाले टाइम पे आप कोई नए टॉपिक के ऊपर या कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में नीचे कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं। और ये कंपनी एनालिसिस का सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।